आइए दोस्तों, इसके जो रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं मुगल एम्पायर को। इसके बड़ी लास्ट वाले वीडियो में हमने अकबर तक इसको फिनिश करवाया था दोस्तों। हमने अकबर को पढ़ लिया था। पहले हमने बाबर को पढ़ा, बाबर के बाद में दोस्तों हमने हुमायूं को पढ़ा था। हुमायूं के बाद में हमने अकबर के बारे में यहाँ तक हमने फिनिश कर दिया था लास्ट वाले वीडियो में। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर था वो किस तरह से जहांगीर के शासनकाल में किस किस जो फेज हुआ वो हम देखेंगे। जो मेन पॉइंट है एनसीईआरटी के, उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में ये जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं जहांगीर के पीरियड पे। इसका जो पीरियड रहेगा दोस्तों 1505 से लेके 1627 एडी के बीच में कहीं ना कहीं ये अकबर का सबसे बड़ा एल्डेस्ट पुत्र होगा। ये इसका नाम होता है प्रिंस सलीम। समझ पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा दोस्तों। और कहीं ना कहीं अकबर की मृत्यु होने के बाद में कहीं ना कहीं जो इसके भाई होंगे दोस्तों, इनके साथ में ही कन्फ्लिक्ट हो जाएगा राजगद्दी के लिए। कहीं ना कहीं अकबर के साथ में भी इसकी कुछ ना कुछ ऐसी होती है दोस्तों जो कन्फ्लिक्ट होगा इनको, जो कहीं ना कहीं इनका जो थ्रोन है उसको लेके, राजगद्दी को लेके कहीं ना कहीं फिर बाद में जो सलीम होगा दोस्तों इसके भाइयों से लड़ता हुआ इस राजगद्दी तक पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हो, जहांगीर का एक्चुअल मीनिंग होता है दोस्तों द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। समझ पा रहे हो, ये हमने देखा। और इसकी जो मेमोरी है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी जो आत्मकथा होगी, इसने ऑटोबायोग्राफी लिखी दोस्तों तुजुक ए जहांगीर। कहीं ना कहीं इस जो मेमोरी थी इसमें इसने अपने आप को वेल रीड, कहीं ना कहीं अच्छा ज्ञाता बताया, कहीं ना कहीं ये लिटरेचर लिखता था डियर, और इंटरेस्टिंग इन पेंटिंग। आप देखोगे इसके कहीं ना कहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके शासनकाल में एक मंसूर नाम का जैसे आप देखोगे एक पेंटर होता था दोस्तों, इसी में प्रसिद्धि वो कहीं ना कहीं ये देखेगा ये रखता है दोस्तों। इसकी मैरिड होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मैरी करता है मेरुनिसा से दोस्तों। इसका जो टाइटल होगा वो उसको टाइटल देगा नूरजहां के नाम से। नूरजहां का मतलब एक्चुअली मीनिंग होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और जहांगीर का मतलब हमने देखा था द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। इसने नूरजहां का टाइटल दिया था दोस्तों। आई होप दोस्तों, ये जो मेरुनिसा थी दोस्तों कहीं ना कहीं विधवा होती थी दोस्तों। कहीं ना कहीं जो आप देखोगे ये इससे शादी करता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, कहीं एक बार दोस्तों ये जहांगीर कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, यानी इल पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो नूरजहां द्वारा इसके जो कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल मैनेज किया जाता है अफेयर ऑफ एम्पायर को, ये बताया गया है। इसकी जो आत्मकथा थी जहांगीर में, इसके नाम पे दोस्तों, इन दोनों के नाम से वे ज्वाइंटली इशू मतलब कॉइन्स चलाए गए हैं दोस्तों, जहांगीर और नूरजहां के नाम से ये भी सिक्के चलाए गए थे दोस्तों। ये अपने पिता के फुटवर्क पर चलते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं अकबर के जो कंटिन्यू अभियान था उसको जारी रखता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे मेवाड़ में हम अमर सिंह होता था दोस्तों सिसोदिया वंश में, उस पर कहीं ना कहीं ये कैंपेन करेगा दोस्तों और एक्सेप्टेड करेगा। ये कहीं ना कहीं अमर सिंह एक्सेप्टेड करेगा दोस्तों, मैट्रिमोनी अलायंस करेगा विद राजपुत्र रॉयल फैमिली दोस्तों। जब भी हम देखते थे जैसे अकबर ने किया, बाबर ने किया, ये कहीं ना कहीं क्या करते थे, जहां पे भी इन्होंने अटैक किया तो वही कहीं ना जो रूलर होते थे, जो फाइट करना चाहते थे, उनको फाइट में हरा के उस टेरिटरी को ये जब्त कर लेते थे। समझ पा रहे हो, अगर जिसने इस मैट्रिमोनियल को अलायंस को स्वीकार नहीं किया तो युद्ध में जीता गया, नहीं तो उसको जो नेटिव रूलर थे डरने के साथ साथ में जो उसकी मिलिट्री पावर थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी दोस्तों, उसके डर के कारण कहीं ना कहीं जो राजा थे, राजपूत रूलर थे, उन्होंने मैट्रिमोनी अलायंस के बाद में उसकी टेरिटरी को मतलब उसको एक्सेप्ट किया और अपनी डॉटर का हाथ उसके राजा के हाथ में दिया। और कहीं ना कहीं जो राजपूत रूलर होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सोचते थे अगर हम इनको युद्ध के लिए चुनौती दे तो कहीं ना कहीं हमारा जो वंश है वो खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे।
लेकिन राजपूतों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था, अगर हम इसको अपनी डॉटर देके कहीं ना कहीं इसी के शासनकाल में इसी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होता था दोस्तों, कहीं ना कहीं बड़ा पद की वो रखते थे दोस्तों, और उनको मिल भी जाता था कहीं ना कहीं। ये जितना अपना वैभव रखते थे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इनको मिला दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये बड़े ही कोर्ट में आपको देखोगे बड़े पद पर चुने गए, समझ पा रहे हो, क्योंकि अब ये मुगलों के कहीं ना कहीं रिलेटिव कहलाने लगे दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसने अपने कहीं ना कहीं शासनकाल में जो कहीं ना कहीं चेन्स ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर लगवाई थी दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जो ऑफेंस होता था, जो भी इनके रूलर के या जो खिलाफ बोलता था, कहीं ना कहीं आप देखोगे उसको पुल करके, चैन को पुल करके दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये चैन गोल्ड की बनी होती थी दोस्तों, और इसके साथ में बेल लगी होती थी, कहीं ना कहीं उसको जकड़ के उसको मारा जाता था, उसको कहीं ना कहीं मारा जाता था, समझ पा रहे दोस्तों। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखोगे दोस्तों, जहांगीर के ही शासनकाल में जो कहीं ना कहीं सिख धर्म के 5th गुरु होते थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव को कहीं ना कहीं ये मार देता है, ये समझ पा रहे हो, इसी के शासनकाल में। और जो बाद में दोस्तों जैसे औरंगजेब होगा, वो कहीं ना कहीं जो इसके जो भाई होते थे, जैसे आप औरंगजेब के भाई होते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ते थे, समझ पा रहे हो। वो दोस्तों आप देखोगे कहीं ना कहीं 9th गुरु को कहीं ना कहीं वो मरवाएगा दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को, ये 5th गुरु को ये मरवाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी के शासन पीरियड में, आप देखो जो ब्रिटिश इंग्लिश ट्रेडर होते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इंडिया में आते हैं ट्रेड के माध्यम से, समझ में आया हुआ दोस्तों। इसमें दो, जैसे वो कहीं ना कहीं कॉन्सेशन के माध्यम से आए थे दोस्तों, व्यापार की अनुमति चाहते थे, उनको ये पता नहीं होता था कि ये कहीं ना कहीं बाद में आपके ही खिलाफ कोई साजिश रचेंगे दोस्तों। जो यूरोपियन कंट्री होगी, आप देखोगे ब्रिटिश, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, ये जितने भी यूरोपियन इन्वेडर थे दोस्तों, कहीं ना कहीं व्यापार के माध्यम से इस राजा से कंसेशन लेके वहां पे अपना कहीं ना कहीं अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। इसका 2 एग्जाम्पल है दोस्तों, जो ब्रिटिश कहीं ना कहीं ट्रेडर थे, विलियम्स, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और सर टॉमस रो। ये विलियम्स आता है दोस्तों 1608 एडी में, और ये सर टॉमस रो आता है 1615 एडी में दोस्तों। इनको कहीं ना कहीं आप देखोगे ये वापस लौट जाता है, इसको ये स्वीकार नहीं होता है। फिर बाद में सर टॉमस रो को कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके राजा द्वारा, उसके मुनारक द्वारा ये भेजे जाते थे, समझ पा रहे हो। क्योंकि उस समय में वो सोचते थे कि इंडिया में ही ये इन्वेड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम में इंडिया सोने की चिड़िया बोला जाता था, रिच, आप देखोगे रिच, इसका कहीं ना कहीं वो उनको भागता है। यहाँ पे ट्रेड है, जैसे मसाले हैं, या फिर इसकी रिचनेस है, जितनी भी वेल्थ थी वो यहाँ से लूट जाने के बाद में फिर भी इनके पास में देखोगे तो इंडिया के पास में तब भी कहीं ना कहीं ये जितना भी जो वेल्थी था तब भी बना हुआ था दोस्तों। इनके द्वारा बाद में फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 300 साल तक राज किया जाएगा दोस्तों। जो आने वाले जो इसके बाद में लेटर मुगल होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका ये फायदा उठाएंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जितने भी इसके बाद में औरंगजेब के बाद में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले जो रूलर होंगे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट करेंगे दोस्तों। जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं इन्हीं राजाओं के जो ये रूलर होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सुल्तान होते थे, इन्हीं के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इनको मतलब राजगद्दी से उतारने की पूरी षड्यंत्र रचेंगे, विश्वासघात करेंगे दोस्तों। फिर इनका फायदा कौन उठाएगा? ये ब्रिटिश उठाएंगे, समझ पा रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी। फिर धीरे धीरे ये सारे के सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर यूरोपियन कंपनी है, धीरे धीरे सारे भारत में फैल जाएगी दोस्तों। फिर इन जितने भी यूरोपियन कंट्री होंगी यहाँ पे एडजस्टेबल होगी, स्टेबल होगी, कहीं ना कहीं आप देखोगे फिर बाद में ये ही आपस में लड़ती हुई
इंडिया के खिलाफ मतलब ये आपस में लड़ेंगे दोस्तों। फ्रांसीसी का भी होगा, लड़ाई होगी ब्रिटिश के साथ में, डचों के साथ में भी लड़ाई होगी। हम इसके जस्ट फेज में जब हम लेटर मुगल पढ़ेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका जिक्र करेंगे। यूरोपियन कंपनी आएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जस्ट एज ए ये जो हिंट था दोस्तों, इसके बाद में क्या होगा। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हैं आपको समझ में आए होंगे। जहांगीर के शासनकाल में ये मेन पॉइंट थे। इसकी जो इसकी आत्मकथा थी तुझे के बाबरी, इसका मीनिंग क्या होता है, किसके साथ में इसकी शादी होती है, उसका मीनिंग क्या है, और कि जो नूरजहां के शासनकाल में इसको मतलब क्वाइंस बनाएंगे दोस्तों। इसके जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी इसके शासनकाल में कौन कौन यहाँ पे ट्रेडर आए, ये बस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं एक बार दोबारा से फिर बोलता हूँ, जो ये डेट होती है ये आपके एग्जाम में सिविल सर्विस में कोई भी मायने नहीं रखती। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको फेज देखना है। यानी हमने एंशिएंट टाइम को पढ़ा तो उस टाइम में सोसाइटी कैसे फ्लोरिश हो रही थी। फिर बाद में आपको 100 ईयर, कहीं ना कहीं 100 ईयर के फेज में कहीं ना कहीं आपको पैरेलल चलना पड़ेगा। उस सोसाइटी में कैसे फ्लोरिश हो रही थी, पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या था, इकोनॉमी कैसे फ्लोरिश हो रही थी, सोसाइटी किस तरह पे थी, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर क्या था, लोगों की जो थॉट थे वो किस प्रकार थे, वो कौन सा काम करते थे, यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कैसा होता था। यही आपको काम आने वाले जो टाइम होगा दोस्तों, एज ए डीएम के पद पे आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको संभालना पड़ेगा। ये विभाग कैसे संभाले जाते थे, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, स्टेट को किस तरह से मतलब डिवाइड, जो कंट्री होता था वो कहाँ पे उस टाइम में क्या बोला जाता था। आज की जनरेशन जो स्टेट बाहर निकल के आए हैं, कंटिनेंट बाहर निकल के आए हैं दोस्तों, इसमें जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट होती थी पहले किस पोस्ट पे होती थी, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ये मायने रखेगी। ये पेपर में ये जरूरी है दोस्तों। बस ये तो जस्ट आपको रिमाइंड किया गया है कि इस पेज में आपको ये क्या होना है। ये डेट कभी मायने नहीं रखती आपके पेपर के लिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि सोसाइटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैसे फ्लोरिश है, और आपको कहीं ना कहीं यही बाद में आपको संभालना है दोस्तों। समझ पा रहे हो? आई होप दोस्तों ये पॉइंट थे आपको समझ में आएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं शाहजहां के पीरियड में। आइए दोस्तों शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो पीरियड रहेगा दोस्तों 1627 से लेकर 1658 एडी के बीच में आप देखोगे इसका जो ये शासन पीरियड रहेगा। एक मिनट, यस, इसका जो राइट था दोस्तों ये कहीं ना कहीं फुल ऑफ टर्मोइल था, और मैंने रिवोल्ट हुए जो स्टार्टिंग विद लाइक आप बुंदेलखंड जाओगे, दक्कन की साइड जाओगे, जिस तरह से अकबर द्वारा इन क्षेत्रों को जीता गया था, वहां के अकबर के मरने के बाद में जहांगीर और वहां के जो नेटिव रूलर थे उनके द्वारा दोबारा से दक्कन का एरिया जो अहमदनगर जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था दोस्तों। वहां के नेटिव रूलर ने इन टेरिटरी को फिर से जीत लिया था। समझ पा रहे हो? फिर ये दोबारा से इनके दादा या फिर जो कहीं ना कहीं इसके जो फादर थे उसकी तरह ही ये अभियान करता दोस्तों, और इन्वेड करता है दक्कन की साइड में 1633 एडी में, और एनेक्स माने जीतना, अहमदनगर को जीत लिया दोबारा से, बीजापुर को जीत लिया दोस्तों, और गोलकुंडा को जीत लिया। गोलकुंडा के लिए आप देखोगे इसने पीस ट्रीटी की थी दोस्तों उनके साथ में, और फिर वो अपनी जो आर्मी को भेजता है दोस्तों सेंट्रल एशिया की तरफ टू सिक्योर डिफेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दोस्तों यही वो कहीं ना कहीं आप देखोगे क्षेत्र होता है जो कहीं ना कहीं जो फॉरेन के जो रूलर होंगे दोस्तों वो यहीं से भारत में एंट्री कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे वो उसको सिक्योर करता है डिफेंस के लिए। फिर बाद में आप देखोगे रिकवर करने के लिए लाइक कंधार में, ये कंधार वाला जो क्षेत्र है नॉर्दर्न आप देखोगे अफगानिस्तान का जो एरिया है, ये कहीं ना जो पर्शिया के रूलर होते थे उनसे बचाने के लिए, रिकवर करने के लिए यहाँ पे भेजता है, लेकिन वो उसकी सेना नाकाम हो जाती है दोस्तों। समझ पा रहे हो?
ही आल्सो ट्रबल्ड विद पुर्तगीज। दोस्तों जैसे ही जहांगीर के शासनकाल में इन जो पुर्तगाल थे, पुर्तगीज थे, जो ब्रिटिश थे, ये इनको कहीं ना कहीं ट्रेड की अनुमति मिलने के बाद में दोस्तों इनका जो सेटलमेंट था कहाँ पे हो गया था, हुगली। हुगली जो कलकत्ता में है, और ये देखोगे जो कलकत्ता है बैंक ऑफ हुगली रिवर पे है, इसके आसपास में दोस्तों इन्होंने अपना जमावड़ा या फिर अपने जो फैक्ट्री थी वहां पे लगवाई थी। दोस्तों समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपनी जो टेरिटरी को बेस बनाते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जैसे ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई तो कहीं ना कहीं पायरेसी का माध्यम वेस्ट ऑफ बंगाल के जरिए वो यूरोपियन में अपना इसको ट्रेड पहुंचाते थे दोस्तों, यहाँ से शिप के माध्यम से। और कहीं ना कहीं ये साझा द्वारा इसको ये कैंपेन करता है दोस्तों इनके खिलाफ, लेकिन अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्यों अनसक्सेसफुल हो जाता है दोस्तों? क्योंकि इनके पास में दोस्तों बाबर की ही तरह इनसे भी बढ़िया सॉलिड जो कहीं ना कहीं आप देखोगे बंदूकें होती थी, बारूद होता था दोस्तों, इसी कारण से वो इनसे जीत नहीं पाए। समझ पा रहे हो, ब्यूल्ट मैग्निफिसेंट में आर्किटेक्चर आप देखोगे इसके टाइम पीरियड में, आप देखोगे आज जो हमारी कहीं ना कहीं जो ताजमहल है, रेड फोर्ट है दिल्ली में, और ये आगरा में, कहीं ना कहीं इसकी वाइफ के लिए लव सिंबल के आधार पर मुमताज के लिए कहीं ना कहीं इसको बिल्ड करवाया था दोस्तों। रेड फोर्ट को देखोगे आज भी वो उसी उसी तरह से आप देखोगे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जामा मस्जिद है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दिल्ली में इसने इसका जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर था वो देखने को मिला। इसने दोस्तों बिल्ड ऑफ न्यू सिटी शहजादाबाद को भी कहीं ना कहीं आप देखोगे ये न्यू सिटी को बनाया था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं आज देखोगे ये पार्ट ऑफ दिल्ली का है। हमने देखा था दोस्तों जो दिल्ली था, जो पूरा दिल्ली था वो 3 सिटियों से मिलकर बना हुआ था। एक तो था जहापना, जो जहापना बोल सकते हैं शहजादाबाद के आसपास में, समझ पा रहे हो, उसको शहजादाबाद ही जहापना को बोलते हैं दोस्तों। एक था श्री, ये भी, ये तीनों ही सिटी थी, कंबाइंड थी दोस्तों। फिर बाद में दिल्ली एक उना, ये 3 सिटी थी दोस्तों, इनसे मिलके आज जो हम दिल्ली को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओल्ड दिल्ली को पढ़ रहे हैं, वो यही तीनों सिटियों से मिलकर दिल्ली बनी थी। समझ पा रहे हो। फिर बाद में ब्रिटिश शासन में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो न्यू दिल्ली का जो कंसेप्ट बाहर के निकल के आया है, इसका दिल्ली का डेवलपमेंट हो जाने के बाद में सेंट्रल इंडिया में डेवलपमेंट, जैसे आप देखोगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्ट बनाई जाना, समझ पा रहे हो, जो राजपथ का जो एरिया है, या फिर जो इसका जो राजदूत एडमिनिस्ट्रेशन जो बाहर के राजदूत रहते हैं यहाँ पे, उसको बेस बनाना दोस्तों। यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका डेवलपमेंट करवाया गया, उसी में आप देखोगे इसको न्यू दिल्ली का नाम दिया गया था। समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों ये कहीं ना कहीं इल पड़ जाता है, बीमार पड़ जाने के बाद में इनके बीच में जो 4 पुत्र थे उनका कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है राजगद्दी के लिए। उसमें से दारा शिकोह थे, शुजा थे, मुराद थे और औरंगजेब थे। कहीं ना कहीं 1657 एडी में कहीं ना कहीं इनके जो 4 पुत्र थे उसके बीच में ये फाइट होती है दोस्तों थ्रोन के लिए। दारा शिकोह द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इन 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 भाइयों को लड़ते कहीं ना कहीं सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर, उसकी सहायता ली गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये आपस में लड़ते थे। फिर बाद में क्या होगा दोस्तों, जो औरंगजेब होगा दोस्तों, औरंगजेब द्वारा इस अपमान का बदला लिया जाएगा। औरंगजेब कहीं ना कहीं दारा शिकोह इनको सबको मार के फिर बाद में तेग बहादुर को भी मार डालेगा। समझ पा रहे हो, हमने ये पढ़ा दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे औरंगजेब कहीं ना कहीं इस थ्रोन को ले लेगा दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों जैसे शाहजहां की मृत्यु डेथ हो जाती है 1666 में, 66 में एडी में, एंड ये कहीं ना कहीं दफनाया जाता है दोस्तों, जो ताजमहल अलम साइड में जो मुमताज है ताजमहल के, उसकी मान के चलो उसके अलम साइड विद 5 इन ताजमहल। आप देखोगे तो दोस्तों इस क्षेत्र में उसको कहीं ना कहीं आप बुलेट मिलेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो ताजमहल था लव सिंबल ऑफ मुमताज, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बेसिक पॉइंट थे, वो देखेंगे जैसे जब मैच बुक करेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं शाहजहां के बारे में इसके पीरियड में और क्या रहा है वो सारी चीजें हम देखेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं।
आइए दोस्तों औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। औरंगजेब का जो पीरियड था दोस्तों 1698 में 58 से लेके 1707 के बीच में 49 ईयर इसका शासन होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं अकबर और जो औरंगजेब का जो पीरियड था राइन का, कहीं ना कहीं आप देखोगे 49 ईयर दोनों का रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होगा जो मुगल एम्पायर का, वो इसी फेज में होगा अकबर और औरंगजेब के पीरियड में दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको टाइटल देता है दोस्तों आलमगीर की, और इसको बोला जाता है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। समझ पा रहे हो? द रूल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इसका जो रूल रहेगा वेरी लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। बट हिज रीजन राइन वाज फुल ऑफ ट्रबल। कहीं ना कहीं आप देखोगे इनके भाइयों के बीच में जो सुजा था, और कहीं ना कहीं आप दारा को सुजा होगा तो दोस्तों उनके बीच में फाइट होगी इस तख्त के लिए। कहीं ना कहीं जिसका एम्पायर था दोस्तों वो रीच हो जाएगा, इसका लार्जेस्ट साइज हो जाएगा, कवरिंग नियर द होल ऑफ द वर्ल्ड। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैंने वर्ल्ड को जीत लिया दोस्तों। 1663 एडी में दोस्तों, 1663 में वार विद अहोम ट्राइब दोस्तों, ये कहीं नहीं नॉर्थ वेस्ट की एक ट्राइब है दोस्तों, और बाद में फिर यही अहोम ट्राइब दोस्तों इसका रिबेल्ट अगेंस्ट 1680 में लेगी दोस्तों। और इसमें 1664 से लेके 65 एडी में चिटगांव था दोस्तों, जो बांग्लादेश के आसपास में था। कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑक्युपाइड विद डिफीटेड अराकन किंगडम को हरा दोस्तों एट द हैंड ऑफ औरंगजेब। कहीं ना कहीं औरंगजेब ने इनको ले लिया था दोस्तों। समझ पा रहे हो? 1675 एडी में कहीं ना कहीं जो सिख लीडर थे दोस्तों, जो गुरु तेग बहादुर थे, उनको एग्जीक्यूट करवाया था, क्योंकि जो इसका भाई था दारा सिकोह, इसकी हेल्प से दोस्तों इनके भाइयों के अगेंस्ट वो लड़वाता है, सिख धर्म के साथ में लड़ता है दोस्तों। फिर बाद में दारा सिकोह को कहीं ना कहीं उसकी हत्या करके बाद में दोस्तों तेग बहादुर को भी एग्जीक्यूटिव यानी मरवा देता है ये। समझ पा रहे हो? हमने जो इससे पहले देखा था दोस्तों, जो जहांगीर था, जहांगीर के शासनकाल में हमने देखा था जो सिख धर्म के फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसमें औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर को, नौवें गुरु को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर फांसी दी गई। समझ पा रहे हो दोस्तों? आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 1685 से लेकर 1688 एडी में ये कहीं ना कहीं एनेक्स करता है दोस्तों, जीतता है बीजापुर को और गोलकुंडा को। समझ पा रहे हो दोस्तों? यही जो कहीं ना कहीं इसके जो पिता होते थे दोस्तों शाहजहां द्वारा, ये बीजापुर और गोलकुंडा साउथ में कहीं ना कहीं अभियान लेगा। फिर वहां पे कहीं ना कहीं इनकी कंफ्लिक्ट आपस में भाइयों के होने के बाद में वहां के जो नेटिव रूलर होंगे कहीं ना कहीं दोबारा से बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर को दोबारा से फिर जीत लेंगे दोस्तों। फिर दोबारा से औरंगजेब इनको दोबारा से इन टेरिटरी को जीत लेगा दोस्तों। 1680 से लेके 1707 के एंडिंग टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं ये मिलिट्री कंपेन करता है दोस्तों। मराठा जो किंगडम होगा, जरा राजपूत रूलर होंगे दोस्तों, प्रेजेंट है महाराष्ट्र, उसमें शिवाजी एंड लेटर हिज सन संभाजी, इनके विरुद्ध ये कंपेन करेगा दोस्तों। समझ पा रहे हो? लेकिन इसकी डेथ के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं इसके जो सक्सेशन का जो कंफ्लिक्ट होगा इसके अमंग सन के बीच में हो जाएगा दोस्तों। आप अगर आप देखोगे जैसे जो द मोस्ट ऑफ इसके ही शासनकाल में दोस्तों, ये इसके भाइयों के इसके जो बेटे हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं आप देखोगे वो जैसे इनके पहले जो पिता के साथ में ये करते थे दोस्तों, इसके साथ में भी ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके शासनकाल में दोस्तों कहीं ना कहीं जो हिंदू रूलर होते थे, जो हिंदू रूलर नहीं सोल्जर, वो इसी के शासन काल में कहीं ना कहीं आर्मी में भर्ती थे। समझ पा रहे हैं दोस्तों? पदों पे भी अगर आप देखोगे हिंदू जो जो पद थे दोस्तों वो इसी में होंगे। ये टेम्पलों का डिस्ट्रक्शन करवाएगा,
टेम्पल डिस्ट्रक्शन करवाएगा, लूटेड वेल्थ फ्रॉम राजपूता रूलर। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और इसी के शासन काल में मतलब इसको दोस्तों जिंदा पीर बोला गया क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी रखता था। समझ पा रहे हो, ये भगवान को अपने आप को भगवान मानता था। ये कहीं ना कहीं ये सोचता था कि मैंने पूरे विश्व को जीत लिया है दोस्तों, मेरे सिवा इस धरती पे कोई भगवान नहीं है। उसने अपने आप को भगवान समझा दोस्तों। समझ पा रहे हो। अप्लाई जिंदा पीर जजिया टैक्स को भी कहीं ना कहीं अप्लाई किया था दोस्तों। हमने देखा था जजिया टैक्स कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों पे लगता था दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इसने लगाया था दोस्तों। ये था औरंगजेब दोस्तों। औरंगजेब के बाद में जैसे ही इसके जो पुत्र होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लेटर पोस्ट मुगल पीरियड होगा, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े समय के लिए ये कहीं ना कहीं राजा बनेंगे दोस्तों। फिर बाद में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टर्मोइल होने के बाद भी ये धीरे धीरे पतन की ओर चले जाएंगे। जब लास्ट रूल होगा गुरु बहादुर शाह द्वितीय जो जफर था, कहीं ना कहीं इसके बाद में जो ब्रिटिश एम्पायर होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इसको एनेक्स कर लेगा पूरे साम्राज्य को, कहीं ना कहीं उसको बंदी बना लेंगे। जो लास्ट रूलर को देखेंगे, इनके जो चीफ होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपस में इनको राजाओं को लड़वाएंगे। कहीं ना कहीं जो पॉलिसी अगेंस्ट होगी वही कारण होगा दोस्तों, जो पॉलिटिकल टर्मोइल होगी आपस में ही लड़ाना। उसको उनके जो पद कमांडर होते थे उन्हीं को कहीं ना कहीं पार्लियामेंट वो ही उसको साम्राज्य को जो जितना ताकतवर होता था वो उसको उस रीजन को या उस शासन को कहीं ना कहीं संभालेगा दोस्तों। ये दोस्तों कहीं ना कहीं अब औरंगजेब के बाद में आप देखोगे कहीं ना कहीं आप मुगल एम्पायर का पतन होने की ओर संकेत करता है दोस्तों। इसमें फ्रक्सियर होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो अकबर द्वितीय होगा, अकबर प्रथम होगा दोस्तों, और बहादुर शाह जफर होगा, बहादुर शाह प्रथम होगा। कहीं ना कहीं इसके बाद में बहादुर शाह प्रथम आएगा दोस्तों। ये आप देखोगे कहीं ना कहीं इसके बाद में जो वीकनेस पॉइंट होगा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टर्मोइल होगा। इनके बीच में जो शासन होगा वो करने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इनके जो चीफ होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं वही इन राजाओं को घेराबंदी करेंगे दोस्तों, इन्हीं के साथ में लड़ाएंगे, फिर वही शासन करेंगे। कहीं ना कहीं राजा राजा का जो दर्जा होता है उससे वो बाहर रखेंगे दोस्तों। समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो मुगल एम्पायर था दोस्तों, इसकी कौन कौन सी पॉलिसी होती थी दोस्तों। यहाँ पे जो रिलेशन होते थे वो रूलरों के साथ में किस तरह करते थे, थोड़ा और देखते हैं। मनसबदार और जागीरदार क्या होती थी, ये टैक्स कलेक्शन कैसे करते थे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट था वो किस तरह से होता था। आई होप दोस्तों ये जितने भी जो रूलर हमने पढ़ाया वो आपको तो समझ में आए होंगे। लेकिन अब देखते हैं मुगल टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, सोसाइटी थी, इकोनॉमिक पावर कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर कैसा था, इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। आइए दोस्तों जो मुगल था उसके ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे हमने देखा था जो मुगल थे दोस्तों, जो मुगल कहीं ना कहीं आप देखोगे टर्किश साइड से टर्किश और मंगोल से मंगोल साइड से, यानी मदर साइड से तो मंगोल यानी चंगेज खान से कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे। जो टर्किश थे कहीं ना कहीं जो तेमुराइड थी उसके कारण ये उसी के शासन थे दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो बिलीव नहीं करते थे। द रोल ऑफ एक वर्ड है दोस्तों प्राइमोजेनिचर। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है जो एल्डेस्ट सन होगा दोस्तों उसके द्वारा उसकी फादर की स्टेट को है उसको हेरिटेज करेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं उसके फादर के मरने के बाद में एल्डेस्ट सन कहीं ना कहीं उसके शासन को लेगा। उस पे ये विश्वास नहीं करते थे। उनका मतलब था कि वो कहीं ना कहीं
कॉपर हेनरी हेरिटेज को मानते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके जो चीफ होते थे, रूलर होते थे, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं उसका सजेशन करते थे जो कहीं ना कहीं पावरफुल होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं उसी को ये मिलना चाहिए। समझ पा रहे हो, ये वही करते थे। ये बाद में अपने अपने जैसे भाइयों के साथ में लड़ना, चिफ्टैंस के साथ में लड़ने के बाद में जो कहीं ना कहीं पावरफुल रूलर होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वही उसके बाप के मरने के बाद में उसकी सत्ता को हड़पेगा। समझ पा रहे हो, या लेगा। ये कहीं ना कहीं फॉलो करते थे टेमोराइड कस्टम को। समझ पा रहे हो दोस्तों, कॉपर हेनरी हेरिटेज दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये इसमें क्या होता था दोस्तों, ये मतलब पिता के मरने के बाद में उसकी जो संपत्ति है चारों सन में डिवाइडेड होगी दोस्तों। ये इस पॉलिसी को कहीं ना कहीं वो मानते थे दोस्तों। They were fight against amongst son and were taken matrimony alliance to other king। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आपस में लड़ते थे, वो भाइयों के साथ में, जैसे उनके जो पुत्र हुए वो साथ में लड़ते थे। और कहीं ना कहीं वो जैसे हमने देखा था अकबर ने भी यही किया था, जहांगीर ने भी यही किया, शाहजहां ने भी यही, और बाद में जो रूलर होगा दोस्तों औरंगजेब, उसने भी यही किया। जहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं मार्च करते थे दूसरे किंग के साथ में मैट्रिमोनी अलायंस करते थे। जो इस मैट्रिमोनी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं करता था दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको, उस राज्य को, स्टेट को लड़के कहीं ना कहीं फाइट करके मिला लिया जाता था। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये मुगल विद रिलेशन विद अदर, उनमें क्या था दोस्तों, ये कहीं ना कंपेयर करते थे। समझ पा रहे हो, उन राजाओं के खिलाफ जो रिफ्यूज करते थे एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी को रिफ्यूज करते थे। कहीं ना कहीं जो मैनी रूलर थे उन्होंने वॉलेंटरी उनको दिया भी और मैनी ने उनको रिफ्यूज भी किया। अगर जिन्होंने रिफ्यूज किया तो उनके साथ में कहीं ना कहीं वार युद्ध हुआ और उनको कहीं ना कहीं अपने राज्य में लाने के बाद में उनका जो एम्पायर था वो पावरफुल कर लिया। समझ पा रहे दोस्तों, फॉर इंटेंस वो कहीं ना कहीं जो राजपूत रूलर थे हमने देखा था, कहीं ना कहीं अपनी जो वो डॉटर की मैरी कर देते थे मुगल फैमिली में, और कहीं ना कहीं रिसीव हाई पोजीशन, कहीं ना कहीं ये पोजीशन रखते थे दोस्तों उसके कोर्ट में। और मैनी रिस्ट्रिक्टेड, समझ पा रहे दोस्तों, जो मैनी रूलर थे उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड भी किया, मना भी किया। समझ पा रहे हो, और जिन्होंने मना किया दोस्तों फिर उनके साथ में तो युद्ध होना ही था। कहीं ना कहीं जिनके इस मान के साथ जो डिफिटिंग टेरिटरी थी, समझ पा रहे हो, वो उनके शासकों के साथ में ह्यूमिलेटिंग पेश नहीं होते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं वो सोचते थे कि अगर हमने इनको जिंदा छोड़ दिया, कहीं ना कहीं ये दोबारा से जो मुगल एक्सपैंड होगा उसको करने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं ये बाधा बढ़ेंगे दोस्तों। समझ पा रहे हो, वहां पे अपने जीतने के बाद में जो किंग थे और चिफ्टैंस थे दोस्तों, जो अपने कहीं ना कहीं जो दोस्तों उसकी टेरिटरी को संभालने के लिए अपने जो कमांडर थे वो रखते थे दोस्तों। समझ पा रहे हो, जैसे हमने अकबर के शासनकाल में देखा था, उसका जो ब्रदर था किंग, उसके द्वारा बहुत सारे रीजन को जैसे गोलकंडा साउथ पे कहीं ना कहीं ये मार्च किया गया था उसकी सहायता से। कहीं ना कहीं वो जीतने के बाद में अपने चीफ को वहां पे बढ़ा के आते थे। समझ पा रहे हो, जैसे आपने देखा था कोई भी जीता हुआ क्षेत्र को, टेरिटरी को वो फरगना बोलते थे। उस फरगना को संभालने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक चीफ की जरूरत है, तो उसकी सेना में से जो काबिलियत होगा कहीं ना कहीं उस पे वहां पे अपॉइंटमेंट किया जाता था। कहीं ना कहीं जो वहां की टेरिटरी होती थी उसका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, वहां की जो उस शासन को संभालना है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी होती थी और वो राजा के अधीन, कहीं ना कहीं उसको सुल्तान के अधीन, समझ पा रहे हो, मुगल के अधीन कहीं ना कहीं उस टेरिटरी को जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो इकट्ठा करके राजा को सौंपा जाता था। आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं जो अकबर के रूलर में आपको टोटल जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, कहीं ना कहीं इस तरह से विलेज से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं एम्पायर तक आपको ये पद आपको देखने मिलेंगे।
कहीं ना कहीं आपको मीर बख्शी एक पोस्ट होगी दोस्तों, यहाँ पे जो कमांडर होगा, आर्मी का जो कमांडर होता था, कहीं ना कहीं जो आर्मी होती थी उनको जो आदेश देता था, उन्हीं राजा के जितने भी पॉलिसी है उनको टेरिटरी में अप्लाई करना, सेना को एक दूसरे से भेजना, ये कहीं ना कहीं ये किया जाता। जहाँ पे भी ये मार्च करते थे दोस्तों, अपने कहीं ना कहीं चीफ को अपॉइंटमेंट करते थे और वहाँ का उसका जो कर्तव्य बनता था दोस्तों, उस टेरिटरी में कहीं ना कहीं आपको रूल करना पड़ेगा, राजा के दिन जो भी पॉलिसी होगी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर जिस चीफ ने, जिस राजपूत रूलर ने ये एक्सेप्ट नहीं की दोस्तों, उसके साथ में युद्ध करने के बाद में जीता जाता था टेरिटरी को। समझ पा रहे हो, ये चीजें थे। आइए दोस्तों, मनसबदार क्या होते हैं, जागीरदार क्या होते थे, ये पढ़ने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जो जब्त सिस्टम था या जमींदार थे वो क्या होता था। सेम हमने एक इक्ता प्रणाली पढ़ी थी दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में, कहीं ना कहीं उस टेरिटरी को इक्ता बोलते थे, जो जीता हुआ एरिया था। कहीं ना कहीं उस टेरिटरी को हम आज चिफ्टेंस के रूप में देखते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो इक्ता होती थी उस पे इक्तेदार होते थे। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे इक्तेदार का मतलब होता स्टेट लेवल पे इक्ता, बड़े स्तर पे, फिर सरकार के बाद में आप देखोगे परगना के बाद में आप देखोगे दोस्तों विलेज, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसिक यूनिट होती थी उसको बोलते थे। आई होप दोस्तों ये भी आपने समझ लिया होगा। और जो मुगल एम्पायर था दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे परगना विलेज से बड़ा। समझ पा रहे हो, फिर सरकार दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं। ये जितने भी थे आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी दिया जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों, मनसबदार क्या होते थे और जागीरदार क्या होते थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। और जब्त सिस्टम था उसके बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन था वो लिया जाता था। इसके बाद में दोस्तों ये जितने भी हैं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद दोस्तों हम देखेंगे किस तरह से इसके बाद में जो पोस्ट मुगल एम्पायर होगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपको वही टर्मोइल देखने को मिलेगी जो पहले होती थी दिल्ली सल्तनत में। उस फेज को भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। आइए दोस्तों, मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों जहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे जो टर्किश रूलर होते थे, जो आप देखोगे यहाँ पे जो मुगल से टर्किश साइड से, उनके साथ में जितने भी नोबल्स आए हुए जिसको हम तुर्कान बोलते हैं दोस्तों, उनके द्वारा एक्सपेंड हुआ होगा, जहाँ पे उन्होंने एनेक्स किया ईरानियों के साथ में, इंडियन मुस्लिमों के साथ में, अफगान थे, राजपूत थे और अदरगो ट्राई थी। कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके द्वारा वहाँ से जो उनके रूलरों में कहीं ना कहीं जो चिफ्टेंस होते थे दोस्तों, जो नोबल पर्सन होते थे, वो उनको कहीं ना कहीं जीता जाता था। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मनसबदार। समझ पा रहे दोस्तों, यही मनसबदार दोस्तों कहीं ना कहीं उसके एडमिनिस्ट्रेशन का भाग होते थे उस सुल्तान के। समझ पा रहे हो, जैसे हमने अकबर के शासनकाल में पढ़ा दोस्तों, नवरत्न थे, जैसे मानसिंह था, टोडरमल था, बिरबल था, वो मूला दो प्याजा था। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रसिद्ध होता था दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको जीत लिया जाता था। समझ पा रहे हो, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए दोस्तों उसमें उसको मिलाया जाता था, उसको एक पद दिया जाता था और उसको रैंक दिया जाता था दोस्तों, सैलरी दी जाती थी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। उसी को हम क्या बोलते हैं, मनसबदार बोलते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो, यही जो बाद में इनको कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे दोस्तों, मुगल सर्विस को कहीं ना कहीं उन्हीं को एनरोल करेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, मनसबदार बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल होल्डिंग करते थे मनसब को, और मीनिंग ऑफ द पोजीशन एज ए रॉयल, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ही होता है दोस्तों पोजीशन और रॉयल का। समझ पा रहे हो, जो रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें ज्वाइन करना, मिलिट्री को करना, कहीं ना कहीं इसकी ये कहीं ना कहीं जो मनसबदार था दोस्तों एक ग्रेडिंग सिस्टम बोल सकते हैं दोस्तों, यूज्ड बाय मुगल। समझ पा रहे हो, टू फिक्स लाइक इसमें रैंक शामिल होता था, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल होती थी दोस्तों। आप देखोगे जो मानसिंह होता था दोस्तों अकबर के शासनकाल में, उसको कहीं ना कहीं आप देखोगे
उसको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, समझ पा रहे हो। उसको फिक्स सैलरी, जितना बड़ा आपका रैंक होगा दोस्तों उसी के द्वारा आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। और जब भी ये मनसब कहीं ना कहीं बाहर निकलते थे दोस्तों, उनके साथ में जो पैदल यात्री होते थे, जो कैवेलरी पर्सन होते थे, वो इनके साथ में राजा के ही तरह उनके साथ में निकलते थे दोस्तों। जब दोस्तों ये रैंक और सैलरी डिटरमाइन बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ पा रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में दर्शाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जात, समझ पा रहे हो। जात करो दोस्तों इसको, जात। जितने बड़ा मान के चलो आप उसकी जो हायर, जितना हायर जात होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी जो पोस्ट होगी उतनी ही ज्यादा प्रेस्टिजियस होगी, पोजीशन होगी ऑफ नोबल की इन कोर्ट में, समझ पा रहे हो। उसकी लार्जर सैलरी होगी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो मनसबदार थे दोस्तों आल्सो हैड ए मेंटेन टू स्पेसिफाइड विद ए सवार एंड कैवलरीमैन। हमने बताया जिस तरह से आज जो मंत्री होते हैं दोस्तों, चाहे आप भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे, तो उस टाइम में जब आप डीएम बन जाओगे दोस्तों, आपके साथ में जिस तरह से पुलिस चलेगी, उसी तरह से जो कहीं ना कहीं ये जो प्रेस्टिजियस पोस्ट थी, इनके साथ में भी सैनिक इसी तरह से सवार और जो कैवलरी पर्सन थे वो चलते थे दोस्तों। इन्हीं को हम रॉयल कोर्ट में कहीं ना कहीं अपॉइंट मिलता था, समझ पा रहे हो। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती थी रैंक और सैलरी, उसको हम जात बोलते हैं दोस्तों। जितना बड़ा जात होगा उतनी बड़ी उसकी सैलरी होगी दोस्तों। कहने का मतलब जितनी बड़ी आपकी पोस्ट होगी, आप एसपी हो किसी स्टेट के या फिर डीएम हो दोस्तों, इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो एक स्टेट की पावर एक डीएम के हाथों में होती है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर आप देखोगे उसी तरह से यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट वैल्यू, अगर आप सरकार पे देखोगे, आप किसी परगना पे देखोगे दोस्तों, इसी तरह से परगना यहाँ पे दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो परगना को इसमें, और सरकार को अब आप स्टेट पे या फिर इससे बड़ा कर सकते हो। ये चीजें इस तरह से मुगल पीरियड में दोस्तों चल रही थी। कहीं ना कहीं जो मनसबदार होते थे, ये मनसबदार दोस्तों ये रिसीव देयर सैलरी करते थे एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट कार्ड एज जागीर। कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल वैल्यू करते थे उसको तो जात बोलते थे, समझ पा रहे हो। और जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के रूप में आपको जो सैलरी एज ए रेवेन्यू के रूप में असाइनमेंट की थी उसको हम जागीर बोलते हैं दोस्तों। जैसे किसी जमीन या फिर लैंड को ले लेना उसको जागीर, जैसे जागीर बोल देना, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो इक्ता प्रणाली इक्ता करते थे दोस्तों, इक्ता प्रणाली में जो जीता हुआ भाग होता था कहीं ना कहीं मनसबदार को दिया जाता था, सेम लाइक एज ए गिवन बाय टू इक्ता, समझ पा रहे हो दोस्तों। बट मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन, कई बार ये मनसबदार क्या करते थे, इस जागीर को अपनाते नहीं थे। वो ऐसा सोचते थे कि हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना है, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जागीर पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कर देते थे। कहीं किसी के द्वारा ये कहीं ना कहीं ये मना भी, रिफ्यूज भी किया, उसने जो रॉयल कोर्ट की मांग की, या फिर उसमें नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उसने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किया। अनलाइक मुक्ति, समझ पा रहे हो दोस्तों, जैसे मुक्ति पे होता था, मुक्ति को आप जैसे सरकार के उसके संदर्भ में बोल सकते हैं, जो सरकार को कहीं ना कहीं मेंटेन करता था। इल्तुतमिश में दिल्ली सुल्तानत में दोस्तों मुक्ति सेम उसके प्रकार ये इन्होंने मना भी कर देते थे, समझ पा रहे हो। क्योंकि वो सोचते थे कि अगर आप इस राजा के संदर्भ में इतने बड़े स्तर पे आप काम कर रहे हो, यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करना है या फिर और तरह की जो चीजें संभालनी है, कहीं ना कहीं वो रॉयल कोर्ट की मांग करते थे, समझ पा रहे हो। हाई पोजीशन की मांग करते थे, स्टेट वैल्यू पे करना चाहते थे, कई बार वो मना भी कर देते थे। और जिन्होंने भी असाइनमेंट को अपनाया दोस्तों, कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे, सेम लाइक इकताज, समझ पा रहे हो दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। मनसबदार क्या होते हैं, जागीरदार क्या होते हैं दोस्तों। मनसबदार दोस्तों हमने नहीं पढ़ा, तो थोड़ा डिफरेंस इसमें, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू सैलरी दी जाती है उसको हम जात बोलते हैं, कहीं ना कहीं
जमीन को लेना, उस पे कहीं ना कहीं जीती हुई जमीन है या फिर जो टेरिटरी होती है दोस्तों, उस पे कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो कहीं ना कहीं मनसबदार करते थे दोस्तों। आज उसको जागीरदार बोला जाता था। और कहीं ना कहीं जो रॉयल कोर्ट में कहीं ना कहीं मंत्री पद लिया है या फिर कोई ऐसे ज्वाइन किया है दोस्तों, उसको मनसबदार बोलते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा। जात क्या होती है, एकता क्या होती है दोस्तों, मनसबदार कौन से होते हैं, ये नोबल्स टर्किश नोबल्स से होते थे, जो जहाँ जहाँ पे लड़ाई की होने वहाँ से इनको दास के रूप में अपने कोर्ट में शामिल करना दोस्तों, ये था। कहने का मतलब है मनसबदार का मतलब एक पोजीशन, एक रॉयल कोर्ट में कहीं पोजीशन होता था। ये ग्रेडिंग सिस्टम भी बोलते थे दोस्तों, समझ पा रहे हो। जितना बड़ा ये ग्रेडिंग सिस्टम होगा उतनी बड़ी उसकी सैलरी होती थी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है विभागों में दोस्तों। जब मैथ्स क्लास करेंगे दोस्तों, इनकी जितनी भी डिटेल है वो डिटेलिंग करेंगे दोस्तों। कौन कौन से जो मंत्री थे, वो जो मनसबदार थे, कौन कौन से जिस पोस्ट पे लगे थे, वो भी हम करवाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा और। ये जो मनसबदार होते थे दोस्तों, ये हेड राइट करते थे कहीं ना कहीं रेवेन्यू, समझ पा रहे हो, ऑफ देयर असाइनमेंट विच वाज कलेक्टेड बाय देयर सर्वेंट, एंड वाहिल द मनसबदार कहीं ना कहीं देमसेल्फ सर्व एज ए सम पार्ट ऑफ अदर कंट्री। कहीं ना कहीं जो जागीरदार होते थे दोस्तों, जागीरदार होते थे कहीं ना कहीं वो भी, आप देखोगे जिस जागीर का मतलब होता है जमीन या लैंड, समझ पा रहे हो, उस पे जितने भी यहाँ पे पीपल रहते हैं उनका टैक्स सिस्टम जो मान के चलो कलेक्ट करना है, वो बड़ा काम करना, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये मनसबदार भी अपॉइंटमेंट होते थे दोस्तों। ये आप देखोगे जो मनसबदार होते थे यहाँ पे ज्यादा होते थे दोस्तों। इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ द मनसबदार लाइक कहीं ना कहीं जो जागीरदार होते थे वो कम होते थे दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये ऐसे यूनिट पे बटे होते थे। कहीं ना कहीं आप देखोगे इनके पास में जो जागीरदार होते थे, इनके पास में रेवेन्यू कलेक्शन करने का असाइनमेंट होता था। ये मनसबदार कंट्री में भी और अदर कंट्री में भी सर्वाइव करते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे अकबर के शासनकाल में जो 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 राइट में कहीं देखो, जो रेवेन्यू फ्रॉम जागीर वर रफली इक्वल इन द सैलरी ऑफ द मनसबदार। आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मनसबदार था और जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मनसबदार था और जागीरदार था, उनकी इक्वल सैलरी होती थी दोस्तों, इक्वल रैंक पे होता था। लेकिन औरंगजेब के टाइम में ये कहीं ना कहीं जो मतलब क्या होता था दोस्तों, लेस देन होने लगा। ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट पैदा हो गया दोस्तों। मनसबदार की पावर जो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी बजाय जो जागीरदार होता था उनकी बजाय, समझ पा रहे दोस्तों। ये वाली हमने बातें पढ़ी। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, देयर वाज आल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अकबर के शासनकाल में ये इंक्रीज नंबर हो जाएंगे दोस्तों। दीज एंड अदर फैक्टर क्रिएटेड शॉर्टेज नंबर ऑफ जागीर। कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ जागीर है वो कम हो जाएंगे दोस्तों। जब्त और जमींदार क्या होते थे दोस्तों, जैसे राजा या फिर स्टेट, समझ पा रहे हो, उनपे कहीं ना कहीं ये जागीरदार जो इंडिपेंडेंस जो होती थी जीती हुई थी, उस पे जागीरदार छोड़ देना, समझ पा रहे हो। वहां पे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करना, मनसबदार छोड़ देना दोस्तों। वो कहीं ना कहीं वहां की जो टेरिटरी होगी दोस्तों उस पे रूल करेंगे और राजा के लिए काम करेंगे, यही था, समझ पा रहे हो। इसके बीच में आप देखोगे जो यहाँ पे एम्पायर है, मान के चलो मुगल एम्पायर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं ये जमींदार काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे विलेज होगा और यहाँ पे हम परगना बोल सकते हैं, ये परगना बोल सकते हैं। इस कहीं ना कहीं परगना के ऊपर देखोगे कहीं ना कहीं ये जो आप देखोगे यहाँ पे परगना पे है मनसबदार और कहीं ना कहीं जागीरदार। इस पे कहीं ना कहीं जो लैंड लॉर्ड होगा बीच में राजा के लिए इंटरमीडिएट का काम करते थे, समझ पा रहे हो। यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन है, आगे जो मंत्री होते हैं, जो विभाग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं टैक्स रेवेन्यू, सोसाइटी में क्या चल रहा है, वहाँ के पीपल कैसे टैक्स कलेक्शन करना है, क्रॉप पे कितना लगाना है वो फिक्स होता था, कितना होता था वो कहीं ना कहीं इनका टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन करके ऊपर ऑफिस या फिर एम्पायर तक भेजना होता था दोस्तों।
दोस्तों ये कहीं ना कहीं इस रीजन में जो मुगल एम्पायर था, ये टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है सोर्स के लिए ऑफ इनकम का। समझ पा रहे हो दोस्तों। इसमें जो जजिया टैक्स था आप देखोगे जो मुसलमानों पे भी लगता था दोस्तों, अकबर द्वारा इसको हटाया गया था दोस्तों 1582 से। इसमें फिर दोबारा से औरंगजेब द्वारा इसको अप्लाई किया था, क्योंकि जब उसकी जो विशाल सेना होती थी दोस्तों, उसकी सैलरी भी देनी होती थी उसको, कहीं ना कहीं जो शासन था वो कहीं ना कहीं उसके लिए एम्पायर को संभालने के लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू की जरूरत थी दोस्तों। वो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे भी अप्लाई हुई दोबारा से। समझ पा रहे हो। आप देखोगे दोस्तों, मुगल यूज देम जमींदार टू डिस्क्राइब आर इंटरमीडिएट का काम करते थे जमींदार दोस्तों। समझ पा रहे हो। वेदर दे वर लोकल हेडमैन, और जो विलेज होता था उसके जो पावरफुल चिफ्टेंस होते थे दोस्तों, जो विलेज पे काम करते थे। और इसी अगर बड़े लैंडलॉर्ड की बात करें तो जमींदार होते थे, तो बड़े बड़े हमने देखा था उसको, जैसे आप देखोगे सामंत बोलते थे। समझ पा रहे हो। उस टाइम में हम सामंत बोलते थे मेडिवल टाइम में दोस्तों। सामंत सामंत बोलते थे जो जो लैंडलॉर्ड, तो कईयों ने तो अपने आप को चिफ्टेंस भी घोषित कर लिया था दोस्तों यहाँ पे। और जो दोस्तों जो रेवेन्यू सिस्टम था उसी को हम जब्त सिस्टम बोलते हैं। जब्त, समझ पा रहे दोस्तों। जब्त का मतलब इन जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जब्त करना है, जो टेरिटरी जीती हुई है उसको उस पे जब्त करना है, उसकी उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, जब्त सिस्टम बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम था रेवेन्यू सिस्टम को, कहीं ना कहीं ये फिक्स होता था ईच को। समझ पा रहे हो। डिवीजन ऑफ ईच प्रोविजन इनटू रेवेन्यू सर्कल, कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू सर्कल बढ़ाया जाता था दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये शेड्यूल होता था वहां से ईच पे, और कहीं ना कहीं ये कौन करते थे, ये जमींदार करते थे। समझ पा रहे दोस्तों। होप दोस्तों जितने भी ये पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे सेकंड के। थैंक यू सो मच वाचिंग मी दोस्तों। और दोस्तों इन वीडियो को आप रेगुलर देखा करो, पूरी वीडियो देखोगे तभी तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक के वो आपको कवर हो पाएंगे। अगर आपको कोई भी मान के चलो आपका जो डाउट है दोस्तों उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करो, या फिर जो भी आप अपने विचार रखना चाहते हो, किस तरह की वीडियो आप पसंद करते हो, वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों। इसमें दोस्तों देखो, जैसे अबुल फजल था उसने अपने अकाउंट में जैसे अकबरनामा उसने लिखी, उसमें वो मोर डिस्क्राइब करता है अबाउट मुगल एम्पायर के बारे में दोस्तों। इसमें जैसे सम ऑफिसर थे, जैसे आपने देखा होगा एज ए फेलोशिप होगी दोस्तों, जैसे सूबेदार होगा है। जैसे आप देखोगे सूबा, हमने सूबा एज ए स्टेट के रूप में पढ़ा दोस्तों, उसमें सूबेदार होता था। समझ पा रहे हो। इसमें तरह तरह के आपने देखोगे ये कहीं ना कहीं मेंटेनेंस करते थे और पीस लाइक प्रोविजन के लिए काम करते थे दोस्तों। इसमें जो पोस्ट होती थी दोस्तों, जैसे इसने इस बुक में दर्शाया गया है मिलिट्री फेमस, कहीं ना कहीं आप देखो उस कमांडर को क्या बोलते थे, बख्शी बोलते थे। समझ पा रहे हो। मिनिस्ट्री इंचार्ज रिलीजियस एंड चैरिटेबल सपोर्ट यानी पैट्रोनाइज करते थे उसको क्या करते थे, सदर बोलते थे। समझ पा रहे हो। जो मिलिट्री कमांडर होता था उसको फौजदार बोलते थे दोस्तों। टाउन एंड जो पुलिस कमांडर होता था उसको हम कोतवाल बोलते थे दोस्तों, जिस आज के देश में हम पुलिस बोलते हैं। जो अकबर के शासनकाल में दोस्तों ये जो नोबल होते थे इनको लोयल और रॉयल कैटेगरी में रखा जाता था, और कहीं ना कहीं ये एम्पायर के फंक्शन ऑफिशियली ये संभालते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं इसके 17वीं सेंचुरी के एंड होने के बाद में जो मेरी जो नोबल्स थे दोस्तों, कहीं ना कहीं दोबारा से इनकी जरूरत आ पहुंची, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे कहीं ना कहीं अकबर के शासनकाल में इन मनसबदार होते थे, कहीं ना कहीं जो आप देखोगे इनकी जो इंक्रीनेशन है वो बढ़ेगा। फिर जैसे ही आप देखोगे जो औरंगजेब होगा दोस्तों, उसकी मृत्यु के बाद में कहीं ना कहीं जो इसका मुगल वंश होगा उसका कहीं ना कहीं पतन हो जाएगा दोस्तों। ये जो नोबल्स होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस नेटवर्क रखेंगे दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे, समझ पा रहे दोस्तों। इनके द्वारा जैसे कोई चीज होगी दोस्तों, जैसे सभा करनी होती थी इन पोइट और जो नोबल्स होते थे दोस्तों, इनके इबादत खाना अकबर द्वारा बनाया गया था। समझ पा रहे हो।
वहां पे इन जो नोबल्स थे इनकी मीटिंग होती थी दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पे इनका कहीं ना कहीं जो फंक्शन होता था, इन कवियों को आपस में जो रूढ़िवादी होते थे, जिस पॉइंट पे भी रिलीजियस मैटर पे कहीं ना कहीं ये सभा होती थी दोस्तों, वो आपस में क्या करते थे, कहीं ना कहीं सभा बना के उनका जो नॉलेज होती थी वो गेन करते थे। ये अकबर द्वारा शुरुआत की गई थी दोस्तों, और अबुल फजल द्वारा ये हेल्प की दोस्तों। इसका जो जो कहीं ना कहीं जो एम्पायर होता था उसको फ्रेमिंग करने के लिए विजन ऑफ गवर्नमेंट अराउंड द आइडियाज दिए जाते थे, उसको हम क्या बोलते हैं, सुलह ए कुल। इसमें ये बताते हैं जिस तरह से उसके जो एम्पायर को संभालना है, किस तरह से संभालना, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, इकोनॉमिक्स को कैसे संभालना है, इस बुक में ये डिस्क्राइब किया दोस्तों। और कहीं ना कहीं फिर बाद में इसी आइडियाज को कौन फॉलो करेगा, जहांगीर फॉलो करेगा और शाहजहां फॉलो करेगा दोस्तों। और आने जो बिगिनिंग फेज होगा दोस्तों 70 सेंचुरी में, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, क्योंकि जो इसके लिए ये आवश्यकता किसके लिए होगी, जो मिलिट्री एफिशिएंसी है, ग्रेट इकोनॉमी हो जाएगी दोस्तों, और कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी के लिए ये कहीं ना कहीं द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आप देखोगे मिलिट्री एक्सपेंशन हो जाना, कमर्शियल प्रोस्पेरिटी से आप देखोगे, और ग्रेट इकोनॉमी का हो जाना दोस्तों। कहीं ना कहीं आप इसमें क्या होगा, जैसे ही आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन था उसका कम हो जाना, कहीं ना कहीं वहाँ जो पीजेंट होते थे मुगल एम्पायर के विरोध में बोलना दोस्तों, समझ पा रहे हो, क्योंकि फसलें इतनी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव नहीं होती थी। आप देखोगे कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने लैंड रेवेन्यू को 4 भागों में बांटा हुआ था दोस्तों। जैसे पोलाज था, ये पोलाज क्या होता है दोस्तों, ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड थी, जो फर्टाइल लैंड होती थी उस पे ये जिस तरह से टैक्स कलेक्शन लेते थे दोस्तों, जमींदार द्वारा कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट का रूप में काम करना दोस्तों, ये बड़ा किया जाता था। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पोलाज होते थे, पराज, PRAUJ, पराज, ये कहीं ना कहीं जो 1-2 साल के बाद में कल्टीवेशन लैंड होता था उसको हम पराज बोलते थे। और जो छाछर थी, कहीं ना कहीं 4 से 5 ईयर के बीच में जो कल्टीवेशन होता था उसको छाछर बोलते थे। और बंजर होता था जिसपे नो कल्टीवेशन होता था दोस्तों। ये भी हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था दोस्तों, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था, एक विलेज स्तर से लेके दोस्तों। मैं इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था किस तरह से विलेज से लेके ये किया जाता था, ये भी मैं लिखवा देता हूं दोस्तों। दोस्तों आपने इन जितने भी पॉइंट थे, आज की जो क्लास होगी बार बार आपको रिवीजन करना है। जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जो भी जितनी भी बुक के जितने भी हमने जो नोट्स बनाए हैं बार बार उनको रिवीजन करो। आने वाला जो प्रीलिम्स है आपके लिए बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। यही क्लास जो होगी आपकी, कहीं ना कहीं ये जो बेसिक पॉइंट है इनको कवर करने के बाद में जैसे ही दोस्तों आप मैथ्स बुक को उठाते हो, कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप देखोगे दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा दोस्तों किस तरह से होगा इस मुगल एम्पायर में, हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था जब हमने अकबर को करवाया था। जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, वो किस तरह होगा, पहले तो मान के चलो इसमें आप देखोगे एम्पायर, एम्पायर होगा दोस्तों। जो इसमें कहीं ना कहीं जो किंग होगा सुल्तान, वो कहीं ना कहीं इसको संभालेगा दोस्तों। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करा रहा हूं दोस्तों, बड़े से छोटे की तरफ में, समझ पा रहे हो। और ये आपसे कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, समझ पा रहे हो। इस एम्पायर को कौन संभालेगा, किंग संभालेगा।
और यहीं पे इसके नोबल्स होते थे दोस्तों, जो नोबल्स होते थे, जो मंत्री होते थे, वो यहीं पे कोर्ट कभी होना, जो नवरत्न हमने देखा था नोबल्स यहीं के आसपास में एम्पायर में कोर्ट कभी होना, और इसको कहीं ना कहीं एम्पायर को फॉलोड बाय सूबा। आप ये कह सकते हो, अगर हम आज के टाइम में कंट्री की बात करें दोस्तों, एम्पायर मान के चल यहाँ पे कंट्री को डिनोट करते हैं, यहाँ पे सूबाज होंगे, यहाँ पे सूबेदार। जैसे आप स्टेट में बात करोगे कहीं ना कहीं गवर्नर, समझ पा रहे हो। हमने दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे सरकार पढ़ा था दोस्तों, सरकार को कौन संभालेगा, गवर्नर। यहाँ पे सूबाज हो रहे हैं तो यहाँ पे सूबेदार। यहाँ पे मुफ्ती भी बोल सकते थे क्योंकि दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था मुफ्ती। फिर इसके बाद में सूबाज के बाद में दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे सरकार, समझ पा रहे हो। सरकार को फॉलोड बाय परगना, परगना को कौन फॉलो करेगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे विलेज लेवल पे फॉलो किया जाएगा। ये दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ तक बात करें, यहाँ पे जो जमींदार होते हैं